अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए टमाटर की फसल में जरूरी कार्य। बड़चिप विधि से करें गन्ने की नर्सरी तैयार। हमारे प्रदेश के अनेक किसान टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से फसल की सही बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती और उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तो आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए टमाटर की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान। किसान भाइयों, आज हम टमाटर की खेती के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। टमाटर की खेती में क्या क्या प्रबंधन हो सकते हैं, उन पर हम एक चर्चा करना शुरू चाहेंगे। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए यूरिया का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। तो खरपतवार प्रबंधन टमाटर में एक बहुत ही मुख्य कार्य है, क्योंकि यह जो है वह मुख्य फसल से हवा, पानी, खाद, उर्वरक आदि से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम इसके उर्वरक प्रबंधन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पोषक तत्व हैं, यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं किसी भी फसल के लिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन का जो हम उपयोग है, हम बेसल डोज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 से 45 दिन के अंतराल में 3 बार हम अपनी जब तक हमारी फसल है उसमें स्लिप्ट के रूप में भी दे सकते हैं, टुकड़े टुकड़े के रूप में दे सकते हैं। टमाटर की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए जल निकास की व्यवस्था कर सिंचाई किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे जल प्रबंधन के ऊपर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो किसान भाइयों को बरसात की वजह से फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना अति अनिवार्य है। किसान भाइयों, हम गेती फावड़े का इस्तेमाल करके नालियाँ बना सकते हैं, नालियाँ काट सकते हैं, जिससे कि जो अतिरिक्त पानी हमारे खेत में इकट्ठा हो गया है उसको निकाला जा सके और जो जल भराव की समस्या है उस पर निदान प्राप्त हो सके।
खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहाँ पर समय समय पर होती है वहाँ पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में पानी देना अनिवार्य होगा। टमाटर की फसल में रस चूसक कीटों द्वारा विषाणु रोग को फैलाया जाता है, तो आप इनके नियंत्रण के लिए क्या करें, ये भी जान लेते हैं। अब हम टमाटर की खेती में कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। किसान भाई, टमाटर में मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसेट आदि लगते हैं। सफ़ेद मक्खी जो है एक रस चूसक कीट है जो कि विषाणु को वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाती है। जो रोग ग्रसित पौधा होता है वह जो हमारे स्वस्थ पौधे होते हैं उनको भी रोग ग्रसित कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां होने लगती हैं। तो यदि किसान भाई आप अपने पौधों को इस तरह के लक्षण नज़र आए तो उसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर खेत के बाहर उसे आप फेंक दें। और दूसरा ये कर सकते हैं कि पीली चिपचिपे प्रपंच या फिर येलो ट्रैप जो होते हैं ये 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से हम इसको लगा देते हैं। और किसान भाइयों, अब हम इसकी रासायनिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवाई उपलब्ध होती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर इस पर पौधे के ऊपर छिड़काव करें और उसे पौधे को पूरा तरबदर कर दें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप होने पर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अब हम फ्रूट बोरर या फल छेदक कीट के बारे में चर्चा करते हैं। फल छेदक कीट जो है वह उसकी सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वह उसकी लार्वी होती है। यह लार्वी क्या होती है, टमाटर में आधी अंदर आधी बाहर होती है। यह जब अंदर जाती है टमाटर में तो वह अपना मल वहाँ छोड़ देती है, जिससे कि जो टमाटर होता है वो अंदर से पूरा धीरे धीरे सड़ने लगता है। टमाटर जो है देखने में भी आपको आकर्षक नहीं नज़र आएगा, उसमें छेद हो जाते हैं। इसके लिए हम वही जो लाइट ट्रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें हम 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। इसके अलावा रसायन अगर हम विधि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रासायनिक में हम एंडोकार्प 1 मिलीलीटर जो दवा है 1 लीटर पानी में घोलकर इसमें पौधे को पूरी तरह से छिड़काव कर सकते हैं और पूरी तरीके से तरबदर कर सकते हैं। तो वो जो प्रकोप होता है फल छेदक कीटक का, तो उससे हम निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। शरतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन इस समय खेतों में खरीफ की फसलें खड़ी हैं, जिससे किसान गन्ने की समय पर बोनी नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की नर्सरी डालने की अनुशंसा की है। तो गन्ने की अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए आप किन किन बातों का ख्याल रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। बड चिप विधि जो है इसका दूसरा नाम बीज बचत तकनीक भी कहते हैं।
आप तो जानते हैं कि कोई भी जो नई प्रभेद आती है तो उसका शुरुआत में बीज बहुत कम रहता है। तो कोई भी संस्था किसानों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बीज का सप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए कि शुरू में बहुत कम बीज रहता है और 8 से 10 साल तक लग जाता है बीज को फैलने में, जिसके कारण गन्ना में डिटोरिएशन भी आते जाता है। तो इसलिए बीज बचत तकनीक ऐसा तकनीक है जो कम 10 से 12 क्विंटल बीज में ही 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना की खेती की जा सकती है। जबकि 3 आंख वाले गुल्ली से जब हम गन्ना की खेती करते हैं तो 50 से 60 क्विंटल बीज दर प्रति हेक्टेयर लगता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी विधि है। अगर कोई किसान बंधु आगामी धान लगाते हैं जो लेट से कटता है, दिसंबर या जनवरी में वो धान हार्वेस्ट होता है, उस खेत में भी बीच ये बड चिप तकनीक से गन्ना की खेती कर सकते हैं। श्री विधि से गन्ने की खेती। किसान भाइयों, श्री विधि, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ रिन्यूड इंटेंसिफिकेशन, श्री विधि ईख उत्पादन की एक उन्नत तकनीक है। इस विधि के तहत हम ईख का बिचड़ा ग्रीन हाउस में उगाते हैं और बिचड़ा तैयार होने पर सीधे खेत में रोपाई कर देते हैं। चूंकि ये पॉली हाउस में या कहीं भी जहां पर के तापमान को नियंत्रित किया जा सके, उस पर ट्रेस भी रखा जा सकता है, वैसी जगह में आप बड चिप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मिट्टी, बालू और कंपोस्ट तीनों का मात्रा बराबर बराबर उपयोग करते हैं, तीनों को बराबर बराबर के अनुपात में मिलाते हैं। उसके बाद कार्बेंडाजिम 1% घोल का इसमें आप इस्तेमाल करें, जिससे कि फफूंद जनित रोग से चिप्स को बचाया जा सके। इस तकनीक से बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बड काटने वाली मशीन से ईख के एक आंख अथवा बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई ईख की आंख को हम फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोडाइजिम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर बड को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की ट्रे में इसे रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। चूंकि 1 से 1.5 महीना तक वो सीडलिंग तैयार होता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसका अंकुरन क्षमता भी, जो बड चिप विधि से हम गन्ना लगाते हैं, उसका करीब करीब 100% होता है, 90 से 100% तक। तो इसमें बीज की हानि भी नहीं होती है। वही जब 3 आंख की गुल्ली हम लगाते हैं तो मात्र हम लोग के कंडीशन में 30 से 35% ही अंकुरन हो पाता है। किसान भाइयों, आप प्रोट्रे के अलावा पॉली बैग में भी गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 कुंतल बीज की आवश्यकता होती है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद, कंपोस्ट की बराबर मात्रा लेकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी व 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे से कुछ छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाएं। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इनके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम वेवेस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3 से 4 पत्तियां निकल आती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। ये 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाता है। उसके बाद आप खेत में, पहले से तैयार खेत में दूरी, कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर 3 फुट होगी और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना है। पहले जैसे आप ये बड चिप लगाते हैं
तो सिंचाई दे दें लाइन में, उसके बाद उसको धान के तरह भी रोप सकते हैं या खुरपी से भी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। अभी जो किसान बंधु इंटरेस्टेड होंगे अघनी धान काटने के बाद गन्ना लगाने के लिए, वो भी बर्चिप विधि से लगा सकते हैं गन्ना को। इसमें होता क्या है कि आपका जैसे ऑटम प्लांटिंग होता है, जो ये अक्टूबर नवंबर में गन्ना लगाते हैं और फरवरी मार्च में लगाते हैं, तो फरवरी मार्च के गन्ना का उपज ऑटम प्लांटिंग यानी अक्टूबर नवंबर के गन्ना के बनिस्पत थोड़ा कम होता है। लेकिन जब आप बर्चिप विधि से गन्ना लगाते हैं तो ऑटम प्लांटिंग जैसा ही आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा किसान बंधुओं से यही आग्रह होगा, जो भी नई प्रभेद है जिसका बीज आपको कम मात्रा में उपलब्ध है, उस गन्ना को उस प्रभेद की रोपाई आप बर्चिप विधि से करें, ताकि बहुत कम समय में आप अच्छे प्रभेदों का क्षेत्रफल बढ़ा सके। प्रदेश के जिन किसान भाइयों की खेती खाली है या जिनके खेत खरीफ फसलों की कटाई के बाद खाली होने वाले हैं, वे उन खेतों में सरसों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए आप कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। तिलहनी फसलों में बात करें सरसों की, तो इसकी खेती अपने प्रदेश के कई किसान भाई करते हैं, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार वही किसान ले पाते हैं जो मृदा और क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करके बुवाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने प्रदेश में बोई जाने वाली सरसों की उन्नत किस्में एवं फसल अवधि तथा पैदावार के बारे में, जो इस प्रकार से है। लक्ष्मी, जिसे RH 8812 भी कहा जाता है, इसके दाने मोटे होते हैं। इसकी खेती सिंचित क्षेत्रों में किसान कर सकते हैं। इसकी पकाव अवधि 140 से 150 दिन होती है। इसकी उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बायो 902, जिसे पूसा जय किसान भी कहते हैं, यह किस्म तुलासिता, सफेद रोली, मुरझान रोगरोधी है। इसकी पकाव अवधि 130 से 140 दिन होती है और इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अरावली से RN 393 भी कहा जाता है। यह किस्म तुलासिता, सफेद रोली, मुरझान रोगरोधी है। इसकी खेती सिंचित क्षेत्रों में किसान कर सकते हैं। इसकी पकाव अवधि 135 से 140 दिन होती है। इसकी उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। RH 9304, इसे वसुंधरा के नाम से भी जाना जाता है। यह सफेद रोली रोगरोधी किस्म है। इसकी फसल अवधि 130 से 135 दिन होती है। इसकी उपज 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। AGN 73, यह किस्म सफेद रोली, पत्ती धब्बा, तना, गलन रोग एवं पाला रोधी है। इसकी पकाव अवधि 125 से 130 दिन होती है। इसकी पैदावार 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्ण ज्योति, इसे RA 9802 के नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म देरी से बुवाई एवं असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 130 से 135 दिन होती है। इसकी उपज 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गिरिराज, इसे DRM RIJ 31 के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 125 से 130 दिन होती है और इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। NR CDR 601, यह किस्म लवणीय भूमि में बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसकी पकाव अवधि 135 से 140 दिन होती है। इसकी पैदावार 20 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई भारत सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। चने की बुआई के लिए उत्तम समय है। इसके लिए आप RSG 991, RSG 888, GNG 1581, RSG 902, RSG 895 और RSG 993 चने की उन्नत किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। चने की बुआई के लिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। फसल को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम तथा थाइरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। अगर आपके क्षेत्रों में दीमक कीट का प्रकोप होता हो तो फिप्रोनिल 5 SC 10 मिलीलीटर दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें और अंत में बीज को राइजोबियम और PSB कल्चर से उपचारित करें। सरसों की बुआई के लिए उत्तम समय चल रहा है। आप इसकी उन्नत किस्म पूसा जय किसान, क्रांति, T59, वरुणा, वसुंधरा, NR CDR2, RRN 573, स्वर्ण ज्योति एवं लक्ष्मी सरसों की उन्नत किस्मों की बुआई कर सकते हैं। सरसों की 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम दवा मैनकोजेब से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। यदि आपके क्षेत्र में मोएला कीट का प्रकोप हो रहा हो तो इमिडाक्लोप्रिड 9 ml दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मकोरी, जिला नागौर के किसान अभिनंदन सिंह ने। आप अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभिनंदन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए।
अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी। अधिक फल उत्पादन के लिए आंवला के बाग में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215